व्योमकेश त्रिपाठी जी जो है काफी काम कर चुके हैं इस अवधि में जो है, लेकिन जब वो पूरी तरह से काफी कुछ समेटने के बाद परिपक्वता के साथ आज जो है वेबिनार का उन्होंने मुझे कहा कि वेबिनार करना है। तो आइए सर, स्वागत है आपका। और आज के इस कार्यक्रम वेबिनार के मुख्य वक्ता प्रोफेसर व्योमकेश त्रिपाठी जी को मैं आमंत्रित करता हूं। स्वागत है सर। अरे क्षमा करेंगे, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैंने उनको भेजा जी को एनसाइक्लोपीडिया ई बुक, आपको मिल गई है सर ई बुक एनसाइक्लोपीडिया? ना मिली नहीं है अभी। ई बुक मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था सर, एक बार देखिएगा। और हमारी मेन, अच्छा मैं देख लूंगा। जी जी सुनना चाहूंगा जी, धन्यवाद। जी 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 सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जी को, जिनके मार्गदर्शक में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण का काम शुरू हुआ। आज का सभापति वेबिनार के चेयरमैन प्रोफेसर एन नागराजु, जो गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी उड़ीसा के वाइस चांसलर हैं। मेरे छोटा भाई ललित शर्मा जी, जिसके लिए आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। ये पहले से हम लोग का, जब शर्मा जी से बात होती थी तो हम लोग का मन में था कि इसको हम शुरू करेंगे, तो मैंने इसको एक चैलेंज लिया। और ऐसा है कि हमने, जैसे अभी सिंह जी ने बताया कि ओडिशा रामायण में 2-3 वॉल्यूम लिखा जाएगा, ये बात सही है, 2-3 वॉल्यूम लिखा जाएगा। ओडिशा रामायण का जो कथा है, जैसे दूसरे प्रदेश में तो है, सभी प्रदेश में है, ऐसा नहीं कि किसी प्रदेश में नहीं है, कि रामायण का जिस हिसाब से ओडिशा का समाज और संस्कृति के ऊपर उसका छाप है, शायद ऐसा कोई स्टेट होगा। ओडिशा का कन कन में राम बैठे हैं, और आप कहीं भी देखेंगे रामायण का छाप आपको दिख जाएगा। अभी ललित जी बात कर रहे थे संबलपुर एरिया का, उस एरिया का नाम दक्षिण कौशल था, और अब जानते हैं जो कौशल्या माता थी वो दक्षिण कौशल की थी। इससे आगे मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं आज, लेकिन खुशी का ये बात है, ये पहला बार हम लोग वेबिनार शुरू कर रहे हैं उड़ीसा के ऊपर, और मेरा मन में एक ये है कि इसको कंटिन्यूअसली 5-7 वेबिनार कर 1.5-2 महीना में, जैसे छत्तीसगढ़ का पुनः क्या किया, हम लोग भी ऐसे उड़ीसा में करेंगे। और मेरा मन में और एक चीज है कि 2-3 महीना में कम से कम एक वॉल्यूम तो निकल जाना चाहिए, ओडिशा का रामायण के ऊपर एक वॉल्यूम निकल जाना चाहिए। इससे पहले मैं बहुत चीज नहीं जाकर एक चीज आपको बताना चाहता हूं। अभी आपने बहुत दिन के बाद रामायण सीरियल देखे थे, रामानंद सागर ने बनाए थे रामायण सीरियल, और जब आखिरी सीन था उसमें वाल्मीकि रामायण में लिखा गया था कि जब राम जा रहे हैं दुनिया से, उन्होंने अपना फॉलोअर्स, ओरिजिनल डिवोटीज थे, या फिर विभीषण को एडवाइस क्या कर रहे हैं कि भाई ऐसा है, जब युग आ रहे हैं इसमें जगन्नाथ को पूजा करो। इससे कहीं ना कहीं राम और जगन्नाथ को जोड़ते हुए पहले से हम लोग की शुरुआत हो जाती है। और ये मेरा मानना है कि जगन्नाथ और राम कुछ अलग नहीं है, जगन्नाथ और राम एक है। लोगों को कंफ्यूजन इसीलिए होता है कि जगन्नाथ को ऐसा एक देवता बनाया गया है जिसमें राम भी थोड़े हैं, कृष्ण भी थोड़े हैं, थोड़े दूसरे ट्राइबल रिलीजन में, इसको इस हिसाब से एसिमिलेशन किया गया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जगन्नाथ भी राम ही हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। आपको पता है कि तुलसीदास जब अपना रामायण लिखे, उनको पता चला कि राम का एक मंदिर पुरी में है, तो तुलसीदास पुरी पहुंच गए। और जब पुरी पहुंच गए, वो देखे भाई तो राम तो मिले नहीं। उनका मन में था राम लक्ष्मण सीता वहां पूजा पाना चाहिए। तो बड़ा दुखी होकर तुलसीदास लौट गए मंदिर से, और रात को पुरी के शहर के बाहर एक तुलसी का पेड़ था, उसके बगल में रुके। रात को उनको सपना आया कि आप तो मेरे बड़े भक्त हैं, लेकिन आप मेरे को पहचान क्यों नहीं पाए, मैं ही तो राम हूं। जब ये बात उनको सपना आया
दूसरा दिन तुलसीदास फिर गए जगन्नाथ मंदिर को, और उन्होंने माना कि जो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा है ये राम लक्ष्मण और सीता है। ये ट्रेडिशन चली आ रहा है। और आपको आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे तुलसीदास नहीं माना जगन्नाथ और राम के साथ रिलेशन ये अपना रिचुअल्स में है, फेस्टिवल्स में है, और जो ड्रेसेस में है, बेस में है, ये चली आ रहा है। मैं 2-3 एग्जांपल दे सकता हूं। अब जिस दिन रामनवमी होता है उस दिन जगन्नाथ को राम जैसे दिखाया गया होता है, जगन्नाथ को राम जैसे बनाया जाता है रामनवमी के दिन। आपको आश्चर्य होगा जैसे जिस दिन देव दीपावली का होता है, देव दीपावली का, उस दिन जगन्नाथ अपने जो फादर और मदर है उनके लिए वो दान देते हैं, उनके लिए वो कुछ दान देते हैं और उनके पूजा करते हैं। तो ऐसा काफी एग्जाम्पल्स है जिसमें पता चलता है जगन्नाथ और राम अलग नहीं है। ये चीज को समझना होगा। हम ये समझ जाएंगे, इससे पता चलता है कि उड़ीसा एक सबसे बड़ा राम का क्षेत्र है। लेकिन ये तो मूर्ति का बात गई, जगन्नाथ बात गई। आपको पता है जहां भी हम लोग कल्चर स्टडीज करते हैं, कल्चर को पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, इसमें एक चीज देखना पड़ता है हम लोग को। उस कल्चर मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कस्टम हो, आइडियाज हो, बिलीफ हो, ट्रेडिशन हो, लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, ये सब मिलाकर कल्चर बताया जाता है। और आज हमने यूज किया है, एक वर्ड यूज किया है, हेरिटेज। ये हेरिटेज क्या है? हेरिटेज इज नथिंग बट ए कल्चरल एक्सप्रेशन। हेरिटेज मतलब कल्चरल एक्सप्रेशन। और दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं आवर स्पिरिचुअल डीएनए। हेरिटेज मतलब कल्चरल एक्सप्रेशन और आवर स्पिरिचुअल डीएनए। हेरिटेज 2 टाइप का होता है, एक टेंजिबल हेरिटेज होता है, एक इंटेंजिबल हेरिटेज होता है। टेंजिबल हेरिटेज मतलब जो मटेरियल कल्चर का बेस करता है, चाहे आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, कॉइन्स हो, सील्स हो, सीलिंग्स हो, ये सब टेंजिबल हेरिटेज में जाएगा। और जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है ये बहुत सिग्निफिकेंस है। इसको हम लोग मानते हैं लिविंग कल्चरल हेरिटेज, और दूसरे मायने में उसको बोला जा सकता है ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसको हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम मान सकते हैं। और इसमें क्या है? इसमें ओरल ट्रेडिशन, रिचुअल्स है, फेस्टिवल्स है, इवेंट्स है, प्रैक्टिसेस है, नॉलेज सिस्टम, ये सब मिलकर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। मैं जब आज टॉपिक लिया, मैं जानबूझकर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिया। इसमें मैंने ओरल ट्रेडिशन को सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस दिया। आजकल आप देखे होंगे इतिहासकार सभी टाइम उनका हिस्ट्रिकल सोर्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। सोर्स क्या होता है? लिटरेरी सोर्स होता है या फिर आर्कोलॉजिकल सोर्सेस होता है। लेकिन समय आ गया है ओरल ट्रेडिशन को भी हम लोग को तवज्जो देना पड़ेगा। और बिना ओरल ट्रेडिशन में एक कंप्लीट इतिहास नहीं बनाया जा सकता है। और इसी संदर्भ को लेते हुए मैं ओरल ट्रेडिशन बेस्ड करते हुए मैं राम के बारे में ओडिशा में स्टडी करने के लिए थोड़ा बहुत कोशिश किया हूं। मैं सबसे पहले डिस्कस किया हूं प्लेस नेम्स। आप देखे होंगे पूरे देश में और पूरे देश में काफी गांव नाम है। और अब जब सेंसस में जाएंगे तो पूरे आपको डायरेक्टरी मिल जाता है गांव के नाम पर। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, ये रामायण एक ऐसा ग्रंथ है और रामायण में ऐसे प्लेस नेम्स है जो कि पूरे भारत में भरे पड़े हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया से या फिर साउथ इंडिया को या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू गुजरात तक। तो कहीं ना कहीं ये रामायण है, ये एक यूनिफाइंग रोल प्ले करता है सबको जोड़ने के लिए, पूरे भारत को जोड़ने के लिए। और इसी में जो प्लेस नेम्स है, ये प्लेस नेम बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी एक सर्वे हुआ था पूरे भारत में, और सर्वे कैसे किया गया? 2011 सेंसस को लेकर एक सर्वे हुआ और सर्वे में बताया गया कि जो गांव राम के नाम पर है उसका नंबर है 3626,
3626 villages are in the name of Rama। और जब हनुमान का नाम है उसका है 367 विलेजेस। जो भरत का नाम है 187 विलेजेस और लक्ष्मण का नाम है 160 जगह में। तो इससे पता चलता है पूरे भारत में जितने देवा देवी हैं, चाहे रामायण और महाभारत को भी ले लीजिए, सबसे ज्यादा नाम, गांव का नाम, प्लेस नेम्स राम का है, राम से जुड़े हुए हैं। ये दो टाइप का होता है, एक होता है प्रीफिक्स में, एक या सफिक्स में। कभी प्रीफिक्स में जोड़ा जाता है नाम, कभी सफिक्स में जोड़ा जाता है। और कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि रामायण का जो प्लेस नेम्स है, जो पूरा पेरिफेरी एरिया भारत का है, उसको कहीं ना कहीं कोर एरिया से जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, डिफरेंट टाइप एथनिक ट्रेडिशन, लैंग्वेज ट्रेडिशन, इसको लाकर कहीं रामायण जोड़ता है। और जो प्लेस नेम्स है ये बहुत यूनिक है। और ये प्लेस पता चलेगा कि रामायण का प्रभाव भारत में कितना है। जब आप उड़ीसा आते हैं, हमने एक सर्वे किया उड़ीसा में, और वही सर्वे बेसिस हमने लिया 2011 का सेंसस, और उसमें गांव का डायरेक्टरीज को हमने चेक किया और हमने पाया राम के नाम पर गांव 419 है, लक्ष्मण के पर गांव पर नाम खाली 22 है, सीता के नाम पर गांव 28 है, हनुमान के ऊपर नाम कर गांव 11 है, और रावण के ऊपर नाम के गांव 7 है। ये कुछ मैं एग्जांपल दिया आपको। इससे ये पता चलता है कि जो प्लेस नेम्स है रामायण का और राम के प्रति जितने पत्र हैं, उनके नाम पर अलग अलग प्लेस नेम्स है और पूरे उड़ीसा में भरे हुए हैं। हालांकि कहाँ कहाँ रामपुर होता है, कहाँ रघुनाथपुर होता है, कहाँ रामचंद्रपुर होता है, इसी हिसाब से उसका वेरिएशन आता है। आपको एक चीज बड़ा आश्चर्य होगा कि जैसे लैंग्वेज चेंजेस होता है अलग अलग एरिया में, उस हिसाब से प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाता है। तो ये जो प्लेस नेम्स का स्टडी किया जाता है और उसको मैपिंग किया जाता है, ये एरिया में पता चलता है कौन सा एरिया में राम का ज्यादा इंफ्लुएंस है प्लेस नेम्स के ऊपर। ऐसा भी हो सकता है कुछ प्लेस नेम्स बहुत पुराने हैं